हाय एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का इंजीनियर्स करियर पॉइंट के चैनल के ऊपर। और आज हम आरसीसी स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो आरसीसी के अंदर क्या क्या चीज़ें हम स्टडी करेंगे, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे, अपना सिलेबस देखेंगे और आरसीसी कितना इंपॉर्टेंट है ये भी हम जानेंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितने क्वेश्चन आरसीसी से बनते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आरसीसी से पूछे जाते हैं और किस तरह का डिफ़िकल्टी लेवल, अगर हम आरसीसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो किस तरह के डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, इजी और मॉडरेट, ये फ्रेम किए जाते हैं आपके जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के अंदर। फाइन, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारा जो सब्जेक्ट है वो है आरसीसी और इसके साथ हम टेक केयर करेंगे प्री स्ट्रेस कंक्रीट की भी। फाइन, सो आरसीसी गाइस, जैसे नाम आपको पता होगा इसका, रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट है। आरसीसी का फुल फॉर्म रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट और पीएससी प्री स्ट्रेस। पीएससी का क्या मतलब है? प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। फाइन, तो चलिए, तो ये हमारा एक डिज़ाइन सब्जेक्ट है जिसमें हम अपना स्ट्रक्चर का डिज़ाइन करते हैं, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का डिज़ाइन करेंगे, बीम का डिज़ाइन हम करते हैं, कॉलम का हम डिज़ाइन देखते हैं, स्लैब फुटिंग का हम डिज़ाइन देखते हैं। तो इन जनरल हम बोल सकते हैं कि आरसीसी हमारे पास एक डिज़ाइन सब्जेक्ट है। और बच्चे, आरसीसी डिज़ाइन सब्जेक्ट आप तभी कर पाओगे जब आपने बेसिक अपना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और स्ट्रक्चरल एनालिसिस अपना कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सोम नहीं पढ़े हो और डायरेक्टली अगर आप डिज़ाइन के सब्जेक्ट में एंटर करते हो तो डेफिनेटली आपको चीज़ें समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। ठीक है, अगर आपका बेसिक अच्छा है तो इन दैट केस आपको चीज़ें समझने में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरा ये मानना है कि पहले आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चरल एनालिसिस स्टडी करें, उसके बाद फिर आप आरसीसी के ऊपर चलें। फाइन, तो चलिए, तो अगर हम बात करें सिलेबस की तो आरसीसी के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं। सो फर्स्ट, सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट से हम स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक कंसेप्ट्स। तो बेसिक कंसेप्ट्स का क्या मतलब है बच्चे, कि बेसिक कंसेप्ट्स के अंदर हमारा कंक्रीट क्या होता है। ठीक है, जनरली ये चीज़ आप कंक्रीट टेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ते हो, सीटी के अंदर। ठीक है, तो सीटी के अंदर कंक्रीट क्या होता है, कंक्रीट बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कंक्रीट बनाने के लिए हमें सीमेंट चाहिए होता है जो एक बाइंडिंग मटेरियल है, हमें सैंड चाहिए होता है जो एक फिलर मटेरियल है, हमें कोर्स एग्रीगेट चाहिए होता है जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है तो जो वर्केबिलिटी और हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोसेस को कंटिन्यूस रखने के लिए हम डालते हैं, और हम एडमिक्सचर भी ऐड करते हैं अगर रिक्वायरमेंट होगा तो इन डेफिनेट प्रोपोर्शन। सो जनरली सीमेंट, कंक्रीट, और अगर हम बात करें कंक्रीट में भी इंग्रेडिएंट्स, तो सीमेंट हो गया, फाइन एग्रीगेट हो गया, कोर्स एग्रीगेट हो गया, और वाटर हो गया, और एडमिक्सचर हो गया। ये चीज़ें आप डिटेल में सीटी के अंदर स्टडी करोगे। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हम बेसिक कंसेप्ट के अंदर देखेंगे कि कौन कौन से टेस्ट हम कंक्रीट के ऊपर करेंगे। अगर हम कंक्रीट की हार्डेंड स्टेट में उसकी स्ट्रेंथ देखना चाहते हैं, जैसे हमने कंक्रीट का एक क्यूब बनाया तो 28 दिन बाद कितना स्ट्रेंथ मिलेगा, तो वो एक हार्डेंड स्टेट में कंक्रीट की हम स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं। या कुछ हमारे पास नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट भी होते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा, रीबाउंड हैमर टेस्ट है, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी मेथड है, तो ये टेस्ट भी हम देखेंगे। फाइन, और इसके साथ अगर कंक्रीट हमारे पास ग्रीन या फ्रेश स्टेट के अंदर है, अभी रिसेंटली कंक्रीट बनके तैयार हुआ है, तो आप कंक्रीट की प्रॉपर्टी को कैसे चेक कर पाओगे। तो जैसे कि हमारे पास वर्केबिलिटी टेस्ट होता है जिसमें हम वर्केबिलिटी विद द हेल्प ऑफ स्लम टेस्ट से चेक करते हैं। हमारे पास यहाँ पे कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट भी है, तो कब हम करेंगे ये भी हम चीज़ें देखेंगे, और किस तरह का स्लम वैल्यू रखना चाहिए अगर मान लो हमें कोई मास कंक्रीटिंग करना है या मान लो हमें कोई पेमेंट में कंक्रीट करना है, तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। फाइन, इसके साथ हम कुछ और बेसिक टर्मिनोलॉजी के ऊपर भी चलेंगे कि जैसे कंक्रीट हमारा जो बनता है सीमेंट, सैंड, कोर्स एग्रीगेट जिसे हम बजरी के नाम से जानते हैं, प्लस वाटर। इसके अलावा अगर हम कोई और चीज़ ऐड करते हैं जिसे हम एडमिक्सचर बोलते हैं, तो कितनी तरह के एडमिक्सचर हमारे पास हैं, एडमिक्सचर डालने से कंक्रीट की प्रॉपर्टी में क्या क्या फ़र्क पड़ता है ये हम देखेंगे, और किस तरह का एडमिक्सचर आप कौन सी कंडीशन में प्रीफर करोगे ये भी हम देखेंगे, जो सारा हम बेसिक कंसेप्ट के अंदर स्टडी करते हैं। फाइन, तो इसी बेसिक कंसेप्ट के अंदर अगर हम बात करें तो हमारा जो कोड है दैट इज़ IS 456/2000। ठीक है,
जनरली ये हम कोड प्रीफर करते हैं अपना आरसीसी और पीसीसी वर्क के लिए, प्लेन सीमेंट कंक्रीट और रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट वर्क के लिए। और थोड़ा ध्यान देना, अभी हमारा चल रहा है 2022, तो लगभग 21 साल हो चुके हैं और 21 साल में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। देन अमेंडमेंट इन कोड इज़ देयर, तो हमारे पास अमेंडमेंट है, तो टाइम टू टाइम अमेंडमेंट होती रहती है। जैसे 2013 में अमेंडमेंट हुआ, फिर 2019 में अमेंडमेंट हुआ। तो आपको अमेंडमेंट का भी ध्यान रखना है कि जैसे कोई अमेंडमेंट हुआ, यहाँ पे मॉडिफिकेशन हुआ, तो उसमें क्या चेंज कोड के अंदर चेंज हुआ या कौन सा नया चीज़ यहाँ पे ऐड हुआ है। फाइन, समटाइम एग्जाम के अंदर डायरेक्टली वो क्वेश्चन अमेंडमेंट के बिहाफ के ऊपर भी आस्क कर लेगा। फाइन, तो इसके साथ IS 10262, तो बेटे ये जो हमारा कोड है ये बेसिकली डिज़ाइन मिक्स के लिए है। दिस इज कोड फॉर द डिज़ाइन मिक्स और दिस कोड इज़ फॉर द प्लेन सीमेंट कंक्रीट एंड रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट वर्क, ये दोनों के लिए। फाइन, तो IS 10262 ये हमारा डिज़ाइन मिक्स का कोड है। अच्छा, इसके साथ वी विल आल्सो टेक केयर ऑफ द प्री स्ट्रेस कंक्रीट, तो IS 1343 ये हमारे पास प्री स्ट्रेसिंग का कोड है। दिस इज कोड फॉर द प्री स्ट्रेस कंक्रीट वर्क। फाइन, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप आरसीसी स्टडी करने जा रहे हो तो आप कौन कौन से कोड यहाँ पे प्रीफर करोगे। तो फर्स्ट IS 456, तो लास्ट में जो नंबर है ये ईयर ऑफ रिवीजन होता है। फाइन, उसके बाद IS 10262 जो डिज़ाइन मिक्स का कोड है, उसके बाद IS 1343 जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट का कोड है। फाइन, तो अगर हम सिलेबस की बात करें सो सबसे पहले तो हम स्टडी करेंगे बेसिक कंसेप्ट। आफ्टर दैट हम एंटर करेंगे कि हमारा लिमिट स्टेट मेथड क्या होता है। लिमिट स्टेट मेथड हम ये देखेंगे कि हमारा LSM क्या होता है, और इसके साथ हम ये देखेंगे कि LSM और WSM के अंदर क्या अंतर है। ठीक है, तो लिमिट स्टेट मेथड और वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ठीक है, WSM का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो हम ये दोनों मेथड की यहाँ पे स्टडी करेंगे और इन मेथड के अकॉर्डिंग हम अपना डिज़ाइन चेक करेंगे। अगर मुझे बीम डिज़ाइन करना है WSM के अकॉर्डिंग तो क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, अगर मुझे बीम डिज़ाइन करना है LSM के अकॉर्डिंग तो क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। फाइन, दोनों इंपॉर्टेंट है। मोस्टली आज की डेट में हमारा WSM जो है वो ऑब्लीट हो चुका है, हम यूज़ नहीं करते हैं, तो हम LSM ही यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्टील क्राइटेरियाज हैं, जैसे हमें मान लो वाटर टैंक का डिज़ाइन करना है, स्टील स्टैक्स का डिज़ाइन करना है, IRC 21 जहाँ पे आप LSM यूज़ ना कर पाके आप वहाँ पे WSM ही प्रीफर करते हो। ठीक है, तो लिमिट स्टेट मेथड हमारा दूसरा चैप्टर रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे सिंगली रिइंफोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्शन। तो सिंगली रिइंफोर्स्ड और रेक्टेंगुलर सेक्शन की, जिसमें हम बेसिकली बीम की स्टडी करेंगे। और बीम डिज़ाइन में जैसे हमें बीम का विड्थ कितना रखना है, बीम का डेप्थ कितना होना चाहिए, ये बीम डिज़ाइन का मीनिंग है। या अगर आपको डायमेंशन ऑफ द बीम गिवन है तो उस केस में आप कितना अमाउंट ऑफ स्टील इंट्रोड्यूस करोगे, प्रोवाइड करोगे अपने सेक्शन के अंदर, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ द डिज़ाइन। फाइन, सो आफ्टर दैट वी विल गो चैप्टर नंबर 4 इज़ डबली रिइंफोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्शंस, ये हम स्टडी करेंगे। तो इनके अंदर हम बेसिकली बीम की ही स्टडी करते हैं। चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 में हम बीम का डिज़ाइन करेंगे बेसिकली, एंड यू विल फाइंड अ क्वेश्चन न्यूमेरिकल फ्रॉम चैप्टर 3 और 4। फाइन, इसके बाद हम बीम का डिज़ाइन करेंगे, लेकिन वो रेक्टेंगुलर सेक्शन नहीं होगा, वो एक तरह से T या L सेक्शन है। सो व्हाट वी हैव काइंड ऑफ फ्लैंज्ड सेक्शन। सो हम फ्लैंज्ड सेक्शन की बात करेंगे, तो फ्लैंज्ड सेक्शन से भी आपसे वो न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल क्वेश्चन आस्क कर सकता है। और मोस्टली जो यहाँ पे क्वेश्चन आता है वो आता है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर, कि टी बीम में न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ कहाँ पे लाई करेगा। तो सेम एग्जांपल, जैसे ये कोई टी बीम है इस तरह से, ये अगर टी बीम है तो बेटा इसे फ्लैंज कहा जाता है, दिस इज फ्लैंज, और इसे वेब बोला जाता है। यू कैन कॉल इट वेब और रिब। ठीक है, वेब बोल दो या रिब बोल दो। फाइन, तो यहाँ पे हमारा जो न्यूट्रल एक्सिस होगा तो या तो वो वेब में लाई कर रहा होगा
या तो वो फ्लेंज में लाई कर रहा होगा। तो नाउ वेयर न्यूट्रल एक्सिस लाइंग, दिस इज द क्वेश्चन। तो जनरली इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है ए के पेपर के अंदर, और जेई जूनियर इंजीनियर के अंदर तो मोस्टली आपसे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आस्क करता है। फाइन। सो फ्लेंज सेक्शन में आप टी बीम और एल बीम की आप बात करते हो, ठीक है। और टी बीम का इफेक्टिव फ्लेंज विड्थ आप कैसे निकालोगे, या एल बीम का इफेक्टिव फ्लेंज विड्थ आप कैसे निकालोगे, इसके बिहाफ के ऊपर आईएस कोड में फॉर्मूलेज गिवन है। सो यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज। फाइन। फिर अगला जो हमारा चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 6, जिसमें हम डिज़ाइन ऑफ बीम की बात करेंगे। बेसिकली डिज़ाइन ऑफ बीम में जो हमने स्टार्टिंग में चैप्टर नंबर 3 और 4 पढ़ा कि सिंगल इनफोर्स है, डबल इनफोर्स है, तो अमाउंट ऑफ स्टील के ऊपर अगर हमने स्टील अपना कंप्रेशन जोन में प्रोवाइड किया है, टेंशन जोन में तो स्टील था ही, हमने कंप्रेशन जोन में भी स्टील को इंट्रोड्यूस किया, तो डबल इनफोर्स सेक्शन पिक्चर में थे। अगर हमारा जो स्टील है मेन स्टील वो टेंशन जोन के अंदर ही है, तो हमारा जो सेक्शन था वो सिंगल इनफोर्स सेक्शन था, ठीक है। तो आज जब हम बीम डिज़ाइन की बात करेंगे तो बच्चे हमारी बीम के अंदर मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील कितना होना चाहिए, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ों की हम कैलकुलेशन करेंगे। और एरिया ऑफ स्टील जो हम प्रोवाइड किए हैं वो मिनिमम से ज़्यादा होना चाहिए और मैक्सिमम से कम होना चाहिए। तो क्या ये क्राइटेरिया तुम फुलफ़िल करे हो कि नहीं करे हो, तो ये हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे, दैट इज़ डिज़ाइन ऑफ बीम। फाइन। तो बीम डिज़ाइन के साथ साथ आप यहाँ पे जो हम स्टीरअप प्रोवाइड करते हैं वो भी हम स्टडी करेंगे। सो काइंड ऑफ शियर डिज़ाइन। तो स्टीरअप शियर इन्फोर्समेंट जो हम प्रोवाइड करते हैं, जिनका मेन पर्पस होता है क्रैक को प्रिवेंट करना। तो शियर इन्फोर्समेंट किस तरह का रहेगा, कितना एक शियर इन्फोर्समेंट लोड को बियर कर सकता है, स्पेसिंग आप कितना रखोगे स्टीरअप्स के बीच में, तो वर्टिकल स्टीरअप आप दोगे या इंक्लाइन स्टीरअप दोगे या बेंट अप बार दोगे। तो अगर बेंट अप बार भी पिक्चर में है तो आप स्टीरअप को कितने लोड के लिए डिज़ाइन करोगे, तो ये क्राइटेरिया हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। फाइन। दैट इज़ योर चैप्टर नंबर 7 शियर डिज़ाइन। अच्छा, इसके बाद अगर हम चैप्टर नंबर 8 की बात करें तो हम बॉन्ड एंड डिटेलिंग की बात करेंगे। बॉन्ड एंड डिटेलिंग। सो बॉन्ड एंड डिटेलिंग के अंदर बच्चे हम क्या करते हैं, जैसे आपने अगर नाम सुना होगा तो हमारे पास डेवलपमेंट बॉन्ड, फ्लेक्सुरल बॉन्ड, ठीक है, इस तरह से आपने नाम सुना होगा ना, डेवलपमेंट बॉन्ड, फ्लेक्सुरल बॉन्ड या एनकरेज बॉन्ड। तो हम यहाँ पे बॉन्ड की स्टडी करेंगे। तो एनकरेज बॉन्ड और फ्लेक्सुरल बॉन्ड दैट वी हैव बेसिकली। सो इन्हीं के बिहाफ के ऊपर आप किस तरह से स्टील और कंक्रीट के बीच में बॉन्ड को बेहतर कर सकते हो, बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू आप बढ़ा सकते हो, तो किस तरह का आप स्टील यूज़ करोगे। आप प्लेन बार अगर यूज़ किए, उसके प्लेस पे अगर आपने HYSD बार यूज़ किया तो बॉन्ड स्ट्रेस बढ़ेगा या घटेगा, अगर वो इंक्रीज़ होगा तो कितना परसेंट इंक्रीज़ होगा, अगर डिक्रीज़ होगा तो कितना परसेंट डिक्रीज़ होगा। या बार के अंदर अगर फोर्स टेंसाइल नेचर का है, अगर उसमें कंप्रेसिव नेचर का फोर्स आ जाएगा तो बॉन्ड स्ट्रेस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। फाइन। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे स्टडी करते हैं कि मान लो समटाइम अगर स्टील यार्ड के अंदर कोई एक पर्टिकुलर डाया का स्टील नहीं है, हमें स्लैब के अंदर स्टील इंट्रोड्यूस करना है 10 mm का, और स्टील यार्ड में 10 mm का स्टील अवेलेबल नहीं है, तो आप किस डाया की तरफ प्रोसीड करोगे, दैट इज़ 12 mm डाया बार के साथ चलोगे या 8 mm डाया बार के साथ चलोगे। ये सारे क्लॉजेज हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो IS 456 गिवन क्लॉजेज हम स्टडी करेंगे, दैट आर द क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो इसके बाद हम टॉर्शन, अगर टॉर्शन लग रहा होगा तो डिज़ाइन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा और कितनी तरह का टॉर्शन होता है, जैसे 1 डिग्री टॉर्शन और 2 डिग्री टॉर्शन, जिसे हम प्राइमरी और सेकेंडरी टॉर्शन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे कुछ एडिशनल शियर और एडिशनल मूवमेंट आता है टॉर्शन के कारण, जिनके फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो IS कोड में डायरेक्ट हमें फॉर्मूला गिवन है। फाइन। चलिए, सो अगला जो हमारा चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 10, वो कॉलम होगा, दैट इज़ कंप्रेशन मेंबर, दैट इज़ कंप्रेशन मेंबर। तो कंप्रेशन मेंबर के अंदर बहुत सारी चीज़ें वो आपसे पूछेगा, तो बेटा इस चैप्टर को भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अगर हम कंप्रेशन मेंबर की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो कंसर्न होता है वो होता है स्लेंडरनेस रेशियो के साथ। अगर स्लेंडरनेस रेशियो का हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू गिवन है तो हम ये बता सकते हैं कि जो कंप्रेशन मेंबर है वो कॉलम है या पेडेस्टल है। फाइन। तो स्लेंडरनेस रेशियो के बिहाफ के ऊपर ही हम कॉलम की लोड कैरिंग कैपेसिटी को भी रिलेट कर देते हैं। अगर स्लेंडरनेस रेशियो ज़्यादा होता है तो लोड कैरिंग कैपेसिटी हमें कम मिलता है। फाइन।
तो हम स्टडी करेंगे कंप्रेशन मेंबर, और कंप्रेशन मेंबर में आप कितना एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड करोगे, मिनिमम डाया ऑफ बार आप कितना रखोगे, मैक्सिमम स्पेसिंग बिटवीन द मेन रेनफोर्समेंट आप कितना लेके चलोगे, सारे क्लॉजेज हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। हमारा जो चैप्टर नंबर 10 है दैट इज़ कॉलम या कंप्रेशन मेंबर। फाइन, इसके बाद फिर हम स्लैब की बात करेंगे, चैप्टर नंबर 11 दैट इज़ स्लैब। और स्लैब एक तरह से आपका फ्लेक्सिबल मेंबर होता है, ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चरल मेंबर या एलिमेंट होता है, क्योंकि इसकी जो थिकनेस या डेप्थ होती है स्लैब की एज़ कम्पेयर टू इट्स अदर 2 डायमेंशंस इज़ वेरी स्मॉल। ठीक है, तो बच्चे यहाँ स्लैब से भी आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलता है, स्लैब से न्यूमेरिकल, कॉलम से न्यूमेरिकल प्लस थ्योरेटिकल दोनों तरह का क्वेश्चन, और यहाँ से भी आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिलेगा। टॉर्शन से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो मोस्टली आपको न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, और ये बेसिकली अगर आप SDE या असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो या आप किसी और PSC की प्रेपरेशन कर रहे हो, दैन डेफिनेटली यू विल फाइंड क्वेश्चन फ्रॉम टॉर्शन आल्सो। ठीक है, सो अगर हम बात करें कि स्लैब के बाद नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है फाउंडेशन, वो है फाउंडेशन। तो बेटा RCC में हमारा जो फाउंडेशन के साथ कंसर्न है वो है शैलो फाउंडेशन। हम यहाँ पे डीप फाउंडेशन की बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कौन सी फाउंडेशन की बात करेंगे, आंसर है यहाँ पे शैलो फाउंडेशन की। और मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन आपका ग्राउंड सरफेस से कितना होना चाहिए, जो बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है पेपर के अंदर एज़ पर द IS 456। तो आंसर है जैसे 50 सेंटीमीटर, तो हमें IS कोड के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। अगर फुटिंग हमारा सॉइल के ऊपर रेस्ट कर रहा है तो थिकनेस एट द एज ऑफ फुटिंग कितना रखना है, अगर एक स्लोप्ड फुटिंग है तो क्रिटिकल सेक्शन कहाँ पे बनेगा। तो बेटा ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब हम फाउंडेशन स्टार्ट करेंगे RCC के अंदर तब इसको हम स्टडी करेंगे। और स्टील आप किस तरह से प्रोवाइड करोगे, टॉप फेस में आपका टेंशन या कंप्रेशन स्टील होगा, वी विल सी दैट वन। फाउंडेशन के बाद नेक्स्ट वी हैव दिस चैप्टर नंबर 13 इज़ प्री स्ट्रेस कंक्रीट, इज़ प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। तो बच्चे प्री स्ट्रेस कंक्रीट से ऊपर तक यहाँ पे लगभग आपका 70% सिलेबस ऑफ RCC कंप्लीट हो जाता है। तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट के साथ हम यहाँ पे जो लॉसेस हैं प्री स्ट्रेस में वो भी स्टडी करेंगे। तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट का क्या मतलब है, ये नॉर्मल RCC सेक्शन से किस तरह से डिफरेंट है। प्री स्ट्रेस कंक्रीट में जैसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है, या हमारा जो प्रोफाइल है केबल का वो किस तरह से है, लॉसेस कौन कौन से रहते हैं पोस्ट टेंशन मेंबर या प्री टेंशन मेंबर के अंदर, या कौन सा आपका शॉर्ट टर्म लॉस है, कौन सा आपका लॉन्ग टर्म लॉस है, जिसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो बेटा इसको हम स्टडी करेंगे प्री स्ट्रेस वाले चैप्टर के अंदर, जो चैप्टर नंबर 13 है। तो यहाँ पे हमारा जो कोड होगा बेटा वो IS 1343 हो जाएगा, दिस अ कोड। फाइन, और इसके बाद ये प्री स्ट्रेस कंक्रीट जैसे हम कंप्लीट कर लिए तो लगभग हमारा 90% जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया RCC का। और इसके साथ सिर्फ 2 एडिशनल चैप्टर हमें बचते हैं, दैट इज़ वाटर टैंक एंड स्टेयरकेस। वाटर टैंक और चैप्टर नंबर 15 है स्टेयरकेस। और इसके साथ हम कुछ क्लॉजेस देख लेंगे रिटेनिंग वॉल्स के, रिटेनिंग वॉल्स। तो बेटा ये हमारा सिलेबस है RCC के अंदर जो हम चीज़ें स्टडी करेंगे। और अगर हम बात करें कि हमें कितने यहाँ पे टाइम पीरियड चाहिए होगा, तो आपको यहाँ पे 80 आवर्स यू नीड, एटलीस्ट आपको यहाँ पे 80 घंटे चाहिए पड़ेंगे अगर आप चीज़ों को अच्छे से स्टडी करना चाहते हो। फाइन, तो ये हमारा सिलेबस है। तो हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट जो हमारा चैप्टर दैट इज़ बेसिक कंसेप्ट के साथ।